नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। क्रूड की उछाल, बाजार पर पड़ा भारी। निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी के बावजूद करीब 600 पॉइंट टूटकर निफ्टी 23,800 के नीचे आया। 17 अप्रैल 2025 के निचले स्तरों पर निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी 2000 पॉइंट से ज्यादा टूटे। मिड कैप स्मॉल कैप 3% नीचे। वहीं डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 20% के उछाल के साथ 21 महीने की ऊंचाई पर। आज के बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। क्रूड कीमतों में तेज उछाल से टूटे एचपीसीएल और बीपीसीएल, दोनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं इंटरग्लोब एविएशन करीब 5% फिसला। साथ ही एशियन पेंट्स, पिडिलाइट में भी गिरावट। वहीं कमजोर चार्ट से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी लाइफ 2.5 से 3% गिरे। क्रूड के उछाल और डॉलर की मजबूती से रिकॉर्ड निचले स्तरों तक फिसला। रुपया $1 के मुकाबले रुपए का भाव 92 रुपए 31 पैसे पर पहुंचा। शुक्रवार के भाव से 57 पैसे हुआ कमजोर। क्रूड में 15% के उछाल से ऑटो और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तगड़ी बिकवाली। ऑटो शेयर में 5% से ज्यादा गिरे। टाटा मोटर्स, पैसेंजर, मारुति, उनामिंडो, साथ ही एमएनएम, भारत फोर्ज, आयशर और संवर्धना मदरसन भी 4% से ज्यादा नीचे। दूसरी ओर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में 5% से ज्यादा फिसले। जीएनएफसी, दीपक फर्टिलाइजर्स और जीएसएफसी। एलपीजी सप्लाई में दिक्कतों पर कंपनी के बयान के बाद पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में 10% से ज्यादा की गिरावट। शेयर बना वायदा का टॉप लूजर। गैस की कमी से एसी मैन्युफैक्चरिंग में बाधा की आशंका। साथ ही अंबर भी 5% से ज्यादा फिसला। कमजोर बाजार और महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी के ऐलान से पीएसयू बैंकों में तगड़ी बिकवाली। सेक्टर इंडेक्स 5% टूटा। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पीएनबी, कैनरा बैंक में 5 से 6% की गिरावट। साथ ही एनबीएफसी में भी बिकवाली का तगड़ा दबाव। मीशो पर दोहरी मार। टैक्स डिमांड और लॉक इन खुलने से 10% फिसला स्टॉक। कंपनी को आईटी विभाग से 1500 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस। तो वहीं 2 करोड़ से ज्यादा शेयरों में 90 दिनों का लॉक इन भी खुला। पश्चिम एशिया संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में रखा सरकार का पक्ष। कहा, वेस्ट एशिया में भारतीय नागरिक पूरी तरह सुरक्षित। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सरकार प्रतिबद्ध। संकट से निपटने के लिए हर कदम उठाएंगे। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हरचंदानी। लेकिन लेकर आते हैं पहले मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर तगड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। लोअर लेवल से थोड़ा बहुत संभला भी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेशर मार्केट में क्लियरली विजिबल है। और सारा ये क्रेडिट जाता है जो यूएस ईरान की वॉर चल रही है, जो रिएक्शन हम एनर्जी बास्केट में देख रहे हैं। कच्चे तेल में हमने 20% का सर्किट लगते हुए देखा तेजी का। और इस समय भी जो ब्रेंट का भाव है वो $106-107 पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर 550 पॉइंट नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। लगभग 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ भी सिमिलर प्राइस रिएक्शन ही देखने को मिल रहा है। तो यानी निफ्टी, बैंक और सेंसेक्स तीनों में आपको दबाव क्लियरली विजिबल है। और बैंक निफ्टी तो इनफैक्ट 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा अगर आप नजर डालेंगे सेंसेक्स में तो यहाँ भी 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। मिड कैप्स का हाल भी बेहाल ही है। 2.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 2.5-3% की ही गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक बार एनर्जी पैक आपकी स्क्रीन पर लेकर आए तो ऑयल इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट $107 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि 16% की तेजी है। और अगर आप नेचुरल गैस देखेंगे तो ये 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। जो सप्लाईज कट हुई है मिडिल ईस्ट से, उसका ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी क्लियरली नेगेटिव ही है और इसीलिए लगभग 2200 से ज्यादा स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप सेक्टोरल हीट मैप भी देखेंगे तो गिरावट चौतरफा आज के बाजार में देखने को मिल रही है। कोई भी सेक्टर आप उठाकर देखें प्रेशर में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा पेन का है वो क्लियरली आपको दिखाते हैं। ये इंडिया विक्स आपकी स्क्रीन पर जो अब 24 पर ट्रेड कर रहा है। तो यानी ये डर का इंडेक्स इंडिया विक्स यहाँ पर 22% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो इसी डर के माहौल के बीच में हाल बेहाल है तमाम सेक्टर्स का। और आप देखेंगे सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ है। सरकारी बैंक इंडेक्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स 5% लुढ़का हुआ है। 5% लुढ़का हुआ है निफ्टी ऑटो,
मेटल्स में 3% की गिरावट, 3% नीचे ऑयल एंड गैस है, लगभग 3% नीचे कैपिटल गुड इंडेक्स है। साथ ही डिफेंस इंडेक्स में भी 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो चौतरफा बिकवाली है। सिर्फ एक आईटी है या फिर फार्मा है जहां पर बिकवाली तो है बट उस क्वांटम में नहीं है जितनी हम बाकी सेक्टर्स में देख रहे हैं। यहाँ पर आधा पौने 1% का प्रेशर यहाँ भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। इस मूड माहौल के बीच में करना क्या है आपको? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दूर रहना है, वॉच करना है, या क्या स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली होनी चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर फोकस करते हैं। प्रदीप नमस्कार, क्या सलाह आप क्लाइंट्स को दे रहे हैं इंडेक्स पर इस समय? अपने क्लाइंट्स को क्या करना चाहिए, या फिर क्या सलाह व्यूअर्स के लिए रहेगी जो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं? जी नमस्कार। तो निफ्टी नीचे के लेवल से करीबन 200 पॉइंट का हमने सुधार देखा है और क्लियरली ये क्रूड ऑयल में जो 119 120 के लेवल से वहां से हम 106 तक का एक कूल ऑफ देख रहे हैं, उसके चलते हुआ है। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस से इसमें क्लियरली कोरिलेशन रहेगा, तो वो एक मॉनिटरेबल रहेगा और उसके हिसाब से वॉलेटिलिटी जरूर से रहेगी। अगर लेवल्स की बात करें तो ये जो रिसेंट फॉल है उसके बाद निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को अप्रोच कर रहा है मंथली चार्ट्स पे। अगर मंथली चार्ट्स पे देखें तो निफ्टी का 34 मंथ मूविंग एवरेज करीबन 23,300 के आसपास है। 23,500 पे जो पूरा हमने अपमूव देखा था अप्रैल के बॉटम से, उसका एक 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। तो हमारे हिसाब से 23,500 से 23,300 का जो लेवल है वो काफी क्रूशियल रहेगा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग्स इसी स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकते हैं। हालांकि ट्रेडिंग के नजरिए से हमारा जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, जब तक 24,700 का इमीडिएट रेजिस्टेंस ऑन द हायर साइड क्रॉस नहीं होता। तो एक लोअर लेवल से ओवरसोल्ड लेवल से पुल बैक जरूर से हो सकता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कूल ऑफ के चलते, और ऑन द हायर साइड हम 24,700 को क्लियरली मॉनिटर करेंगे एक डिसाइसिवली पॉजिटिव व्यू लेने के लिए। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो आज का जो इंट्राडे लो है वो हमने जो सितंबर 2025 के बॉटम से अपमूव देखी थी उसके 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल के साथ पुल साइड हुआ है। तो 55,300 का ये सपोर्ट हम ध्यान में रखेंगे। निफ्टी बैंक के लिए जो रेजिस्टेंस हम वॉच आउट करेंगे वो 59,000 का रहेगा। तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से पुल बैक जरूर से आ सकता है, पर ये रेजिस्टेंस लेवल पे नजर रहेगी। मीनवाइल फार्मा है, सीपीएससी ईटीएफ है, सीपीएससी इंडेक्स है, ये जो हमको लगता है कि बेटर प्लेस्ड है लॉन्ग ट्रेड्स के लिए। तो इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग्स हम उसी सेक्टर्स में ढूंढेंगे। ओके, तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बताइए प्रदीप, कहाँ आपके हिसाब से बनाई जा सकती है? तो फार्मा सेक्टर का मैंने जिक्र किया, उसमें से सन फार्मा में लेना चाहूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, आज लोअर खुल के ये फ्लैट आ चुका है और फ्राइडे को इसने इनफैक्ट एक ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे कंफर्म किया था। तो इसमें मैं आगे चल के एक अच्छी अपमूव एक्सपेक्ट करता हूँ। 1798 करंट रेट चल रहा है, 1760 का स्टॉप लॉस रख के सन फार्मा लेना चाहिए। 1849 एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। 1849 इसका 1 दिसंबर का टॉप है, तो ये इनिशियल टारगेट रहेगा और वो क्रॉस होता है तो फिर हम 1900 तक भी एक्सटेंड होते देख सकते हैं अपमूव। डीमार्ट दूसरा स्टॉक रहेगा। रिसेंटली एक करेक्शन को डाइजेस्ट करके ये वापस से ऊपर आया है और इनफैक्ट रिसेंट मेल्टडाउन में काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, 34 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है और अर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट भी कंफर्म करने जा रहा है। 3918 के करंट रेट पे डीमार्ट को ऐड करेंगे। 3814 का स्टॉप लॉस रहेगा। 4030 और 4125 के दो अपसाइड टारगेट रहेंगे। दोनों ही जो स्टॉक्स हैं उनमें 3 से 4 दिन का नजरिया रहेगा जो मैंने लेवल्स बताया। ओके, तो एवेन्यू सुपरमार्ट और सन फार्मा, इन दो स्टॉक्स में आप ट्रेड ले सकते हैं खरीदारी की तरफ। लेकिन शेयर बाजार खुलते ही क्रैश हो गया और आज सेंसेक्स में 2300, निफ्टी में 750 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप की हालत तो और भी खराब है। मिडिल ईस्ट में इस बढ़ते तनाव और साथ ही क्रूड के दामों में जो जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है, इससे बाजार में हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है। क्या हुआ मार्केट में, किन पॉकेट्स में ज्यादा पेन देखने को मिला, ये समझते हैं नुपुर से हमारे साथ मौजूद है और एक जानने की कोशिश करते हैं कि जब जब इस तरीके के हालात बने हैं, जब जब वॉर जैसी स्थिति बनी है, तब किस तरीके का रिएक्शन हमने मार्केट्स में आते हुए देखा है, या फिर पिछले कुछ सेशंस में स्पेशली कैसी जर्नी रही है मार्केट की, कितना नुकसान हमने इंडेक्स लेवल पर आते हुए देखा है। इस सब कुछ समझते हैं नुपुर से, खास रिसर्च नुपुर ने की है। नुपुर बताइए, इस घबराहट के माहौल में अगर रीसेंट एनालिसिस करें तो मार्केट्स में कितना फॉल हमने आते हुए देखा है?
बिल्कुल फॉल तो आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसी साल के शुरुआती दिनों में 5 जनवरी के दिन निफ्टी ने अपना जो रिकॉर्ड हाई लेवल था वो छुआ था, और उसके बाद लगातार कमज़ोरी यहाँ पर बनी हुई है। ऊंचाई से देखें तो 10% की कमज़ोरी नज़र आएगी, और टेक्निकल लेवल्स में ये माना जाता है कि अगर रिकॉर्ड लेवल से 10% की कमज़ोरी आती है तो वो टेक्निकली करेक्ट कहा जाता है, और टेक्निकली कमज़ोर मार्केट आपको फिलहाल नज़र आएगा। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइट्स देखें तो करीबन 43 लाख करोड़ रुपीस जो है वो मार्केट कैप लिस्टेड कंपनीज का पूरी तरह से साफ हो चुका है, और पिछले एक हफ्ते में 27 फरवरी की क्लोजिंग से लेके अब तक मार्केट कैप जो है लिस्टेड कंपनीज का उसमें 25 लाख करोड़ की कमजोरी आपको दिखेगी। सीधा का सीधा साफ हो चुका है, और जो कमजोरी हम देख रहे हैं वो लगातार युद्ध के शुरू होने के बाद से शुरू होती हुई दिखी है। पिछले 8 दिनों में देखें तो निफ्टी ने करीबन 5% की कमजोरी आपको यहाँ पे नजर आ रही है। निफ्टी बैंक में ज्यादा कमजोरी 8% नीचे, मिड कैप भी पीछे नहीं है, 5.5% आपको यहाँ पे ये इंडेक्स कमजोर दिखेगा, और स्मॉल कैप देखे 5% नीचे आपको ये इंडेक्स भी नजर आ रहा है। और सीधा सीधा इंपैक्ट वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे भी नजर आता है। जब इतनी वॉलेटाइल मार्केट होती है तो देखिए 77% ऊपर ये इंडेक्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब आपके लिए निफ्टी के जो टॉप लूजर्स है उसकी लिस्ट निकाल लेते हैं, और पहले सेक्टोरल पे नजर डाल लेते हैं। पीएसयू बैंक, जैसे कि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी करेक्शन था तो पीएसयू पीछे नहीं है, 11% नीचे। इंपैक्ट टूरिज्म पे आया तो 9% निफ्टी का जो इंडेक्स टूरिज्म है वहां पे 9% की कमजोरी है। रियल्टी 7% नीचे। एनर्जी में देखें तो 4% की कमजोरी आपको यहाँ पे नजर आएगी। ऑटो में 8% की कमजोरी है। एफएमसीजी 4% नीचे, और निफ्टी आईटी हालांकि यहाँ पे एक थोड़ी सी रिकवरी दिखी है, लेकिन 2% नीचे आपको ये भी दिख रहा है। इसके अलावा निफ्टी में जो टॉप लूजर्स है पिछले 8 दिनों में देखें तो टाटा मोटर्स पीवी में 13% की कमजोरी है, इंडिगो 13%, एलएनटी 11%, अल्ट्राटेक सीमेंट में 10% की कमजोरी, और टाटा स्टील जैसे स्टॉक भी 10% नीचे आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी 500 के कुछ स्टॉक्स यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। नेटवेब, जेके टायर्स, फोर्स मोटर्स, पेट्रोनेट एलएनजी, महानगर गैस में देखें तो 15 से 20% की कमजोरी आपको नजर आएगी। इसके अलावा मिड कैप के कुछ नाम आपके स्क्रीन पर है। बैंक ऑफ इंडिया, आरवीएनएल, एचपीसीएल, यूनियन बैंक, अशोक लेलैंड जैसे कुछ स्टॉक है जहां पे 12 से 15% की कमजोरी दिख रही है। इसके अलावा सेल, डाबर, कोरोमंडल, आईजीएल, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स में भी 10 से 12% की कमजोरी नजर आ रही है। तो 10% निफ्टी जो है वो रिकॉर्ड लेवल से नीचे, टेक्निकली ये करेक्शन यहाँ पे कह सकते हैं। बिल्कुल, तो अपने हाई से 10% ऑलरेडी बाजार नीचे आ चुका है। अब देखना ये है कि कैसे ओवरऑल जो इवेंट्स हैं वो अनफोल्ड होते हैं, कितनी और गिरावट यहाँ पर गहराते हुए दिखाई देती है। बट डेफिनेटली डर का माहौल बाजार में क्लियरली बना हुआ है। थैंक यू नुपुर इस रिसर्च के लिए, इन आंकड़ों को पेश करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ और मार्केट का एक्शन आपके साथ करेंगे शेयर। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स का हाल बेहाल है, और जो हो रहा है वेस्ट एशिया में उसी का असर है। दरअसल वेस्ट एशिया संग्राम के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई बंद होने और यूएई और कुवैत के तेल प्रोडक्शन में कमी के चलते कच्चे तेल में आग लगी हुई है। आज ब्रेंट का भाव $120 के करीब पहुंचा। हमने 20% तक की तेजी यहां आते हुए देखी, और अभी भी 15-16% ऊपर ट्रेड कर रहा है। ऑयल का ये शॉक कितना बड़ा है, ये बताने के लिए मेरे दोनों सहयोगी आशीष चतुर्वेदी और आशीष वर्मा बने हुए हैं। उनसे समझते हैं इसके असर को और इसकी सीरियसनेस को। सबसे पहले आशीष चतुर्वेदी के पास चलते हैं। तो पहले तो आशीष, अगर कच्चे तेल के ओवरऑल प्राइस मूवमेंट को देखें तो ये डर बना हुआ था कि अगर वेस्ट एशिया की वॉर इंटेंसिफाई होती है तो सबसे पहले असर एनर्जी बास्केट पर ही आते हुए दिखाई देगा। लेकिन अब तक क्या हुआ है, कितना इंपैक्ट आया है, कितना सीरियस मूव यहां से और तेजी का बन सकता है कच्चे तेल में? बिल्कुल, देखिए बहुत ही सीरियस और हिस्टोरिकल तौर पर देखें तो अब तक के सबसे बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब दरअसल ऐसा हुआ है कि पिछले 3 महीने में देखिए आज की जो तेज़ी यहाँ पर आपको क्रूड में देखने को मिली, इसका जिक्र आपने किया, लेकिन एक बात और समझिए कि पिछले 3 महीने में क्रूड तकरीबन 90% ऊपर है। और इससे पहले 1990 में जब गल्फ की वॉर हुई थी तब 141% का मूव देखने को मिला था। जब कोविड की रिकवरी आई थी तब तकरीबन 60% था, लेकिन 3 महीने में 90% बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल माना जाता है। अब दरअसल देखें तो प्राइस का तो सर्ज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एकाएक 20-25% तक की रैली यहाँ पर आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात है कि जब भी हिस्टोरिकली ऐसा सिनेरियो बना है जहाँ पर क्रूड की सप्लाई रुकी है, क्रूड के प्राइसेस में सर्ज आया, इस बार का जो वॉर आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। कारण ये कि आप डेटा स्क्रीन पर देखिए कि
करीब करीब जो यूएस ईरान के और इजराइल के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो इसके चलते क्या हो गया है, 20 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन इसकी सप्लाई में रुकावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब खास बात आप ये समझिए, चाहे आप ईरान की क्रांति देखें या फिर आप इराक और कुवैत के बीच में देखें, इराक और ईरान के बीच में देखें, या फिर मोर रिसेंटली आप रशिया यूक्रेन के बीच में जो तनाव हुआ था, इसमें जो पर डे बैरल्स का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला था, ये पिछले 5 इंस्टेंसेस को भी अगर आप कंबाइन करके देख लेना तो 20 मिलियन बैरल पर डे का इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। तो प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, और जो सप्लाई साइड के जो कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियल है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज हिस्टोरिक सर्ज यहाँ पर आपको क्रूड में नजर आ रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट आशीष वर्मा, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो नेगेटिवली इम्पैक्ट होने वाले सेक्टर्स की लिस्ट आई एम श्योर काफी लंबी होगी, पॉजिटिव तो सिर्फ चुनिंदा के लिए ही होगा। तो कौन से सेक्टर्स हैं जिनका हाल बेहाल है और जो शायद मालामाल हो? रोज चर्चा करते हैं कि इन स्टॉक्स को रडार पर रखिए, इन सेक्टर्स को रडार पर रखिए। सोचा आज क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्रूड के लिहाज से दिन, क्यों ना ये चर्चा भी कर ली जाए कि क्यों वो फोकस में रहते हैं स्टॉक्स। सबसे पहले हम लोग हमेशा कहते हैं कच्चा तेल उछल रहा है तो अपस्ट्रीम कंपनीज को। अपस्ट्रीम कंपनीज मतलब एनर्जी में जो एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का काम करती हैं। उसमें 3 प्योर प्ले हैं, ONGC, ऑयल इंडिया और HOEC। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेदांता, क्योंकि केन का बिजनेस उसमें आता है। ये वो 5 कंपनीज है सीधे सीधे फायदा उठाती हैं। क्यों, मैं समझाता हूं। ONGC के थ्रू प्योर ऑपरेटिंग लेवरेज है। ONGC क्या करता है, अंडरग्राउंड या अंडर वाटर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को उन फील्ड से एक्सट्रैक्ट करता है। तो इसकी कॉस्ट फिक्स्ड है। जब कच्चे तेल की पर बैरल कीमतें उछलती हैं तो जो माल बेच रहे होते हैं उसमें सीधा सीधा फायदा परकुलेट होता है, प्रॉफिट फ्लो थ्रू होता है इन कंपनीज को। हां, नजर रखिएगा जब अपस्ट्रीम कंपनीज की मैं बात करता हूं, विंडफॉल टैक्स अभी तो कोई जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ने एक समय कहा था $75 के ऊपर कच्चा तेल जाएगा तो विंडफॉल टैक्स लगाया जाएगा। वो एक सरदर्द हो सकता है, प्रॉफिट कैप कर सकता है, पर इस समय सीधे सीधे बेनिफिट्स फ्लो थ्रू होते हैं। दूसरा, हम हमेशा चर्चा करते हैं एविएशन कंपनी जैसे कि इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट। इनके लिए तो सबसे बड़ा मार्जिन किलर है ये कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। क्यों, इंटरग्लोब एविएशन के थ्रू समझाता हूं। क्रूड डेरिवेटिव्स यानी कि इनके केस में एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जिसे हम कहते हैं जेट फ्यूल, 40 से 45% इन कंपनीज की, इंडिगो की ऑपरेशनल कॉस्ट वहां से आती है। और सीधे सीधे एविएशन टर्बाइन अभी हाल में बढ़ी है ऑलरेडी, फोर्टनाइटली रिव्यू में फिर से कीमतें बढ़ रही होंगी, तो उसका असर पड़ना है इन पे। और दूसरी दिक्कत की बात डबल वैमी है, क्योंकि कच्चा तेल जब बढ़ता है तो रुपया कमजोर होता है, और ये कंपनी जब एविएशन टर्बाइन फ्यूल खरीदती हैं तो ये खरीदती हैं डॉलर लिंक्ड प्राइसिंग पर। लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा होता है लेकिन डॉलर लिंक्ड होता है, तो दोहरी मार पड़ जाती है इनकी परचेज में। हाँ, इधर ये ध्यान रखिएगा किस हद तक पैसेंजर्स हम और आप पे पास ऑन कर दें, वो बात अलग। तीसरा, पेंट कंपनीज, वो एशियन पेंट्स, वो बर्जर पेंट्स, वो कंसाई नेरोलैक, वो एक्सो नोबल, वो इंडिगो पेंट्स, सब रडार पे आएंगी। क्यों एशियन पेंट्स के लिए या फिर इन पेंट कंपनीज के लिए दिक्कत, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल सेंसिटिव ये पूरा पैक है, क्योंकि ये इस्तेमाल करते हैं क्रूड के डेरिवेटिव्स, सॉल्वेंट्स और थिनर्स, रेजिन्स, मोनोमर्स। इवन हम जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात करते हैं वो क्रूड डेरिवेटिव नहीं है, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एनर्जी सेंसिटिव है। 40 से 60% इनकी इनपुट कॉस्ट प्राइसिंग आती है सीधे सीधे कच्चे तेल से। एशियन पेंट्स के Q3 नंबर्स में 56% मटेरियल कॉस्ट थी। इस तरह की दिक्कत है। और लास्ट में, क्योंकि अपस्ट्रीम तेल कंपनी से शुरुआत करी थी, OMCs रख देता हूं, BPCL, HPCL, IOC लार्जली बायर और सेलर हैं। मिसमैच हो जाता है, इनपुट कॉस्ट महंगी हो जाती है और ये जो रिटेल करते हैं वहां पे हर्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके लिए प्रॉब्लम ये है कि प्राइसिंग कहने के लिए डीरेगुलेटेड, और हमारा आप जानते हैं सच्चाई क्या है, तो मामला गड़बड़ा जाता है। हालांकि इनके बिजनेस में ध्यान रखें, इनको इन्वेंट्री गेन्स हो रहे होते हैं, ये रिफाइनिंग भी कर रहे होते हैं, तो सीधे सीधे गणित करना मुश्किल है, लेकिन बड़ा धंधा जो है खासा इंपैक्ट होता है, इसीलिए तमाम कंपनीज रडार पे रहती हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही ये पूरा एनालिसिस सामने रखने के लिए, और उबाल क्यों देखने को मिल रहा है, कितना प्राइसेस पर रिएक्शन आया है, और प्लस प्रोसाइसली यहाँ पर आशीष ने बताया कि किन किन स्टॉक्स में या सेक्टर्स में इंपैक्ट रह सकता है या उसके पीछे की वजह क्या है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं।
साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। 2% से ज्यादा का नुकसान निफ्टी में है और सिमिलरली मिड कैप स्मॉल कैप भी 2-2.5% के नुकसान के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली पेन ज्यादा है, यहाँ पर 3.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। तो मार्केट में तो प्रेशर क्लियरली बना हुआ है, लेकिन इसी के साथ इस शो को तो समेटने का वक्त हो गया है। ब्रेकफास्ट पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे राजपुताना स्टेनलेस स्टील के CEO यश मेहता से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।